नमस्कार दोस्तों, 22 नवंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ है? तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए देखिए, जब भी आप अमेजन वगैरह पे जाते हो, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, नीचे रिव्यूज़ दिए होते हैं। उस रिव्यूज़ के लिए क्या कोई बेसिक स्टैंडर्ड है? तो ये स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है और इसके लिए पूरा का पूरा एक BIS स्टैंडर्ड निकाला गया है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको देखेंगे। फिर तेलंगाना के, तमिलनाडु के कुछ लॉयर्स, कुछ वकील स्ट्राइक पे बैठ गए, एजिटेशन पे बैठ गए। क्यों? क्योंकि कुछ जजेस का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। तो पूरा मुद्दा क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इंडोनेशिया की जावा आइलैंड में अर्थक्वेक आया है, 162 लोगों की मृत्यु हुई, इसके बारे में बात करेंगे। सुसाइड प्रिवेंशन के रिस्पेक्ट में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कुछ किया है, इसको देखेंगे। कतर ने 27 साल लंबी एक गैस सप्लाई डील चाइना के साथ साइन की। कतर के साथ इस समय पे यूरोपियन यूनियन एक डील साइन करना चाहता है, बट चाइना साइन कर रहा है। पूरे मुद्दे को समझेंगे। फिर इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए एडिटोरियल्स, तो एडिटोरियल्स में जियो हेरिटेज वैल्यू ऑफ राम सेतु, टीचर्स रिक्रूटमेंट को लेकर तेलंगाना में इस समय पे क्या इश्यूज चल रहा है, इसकी बात करेंगे। केरला की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में जो इशू चल रहा है, कोयम्बटूर और मैंगलुरु में रिसेंटली जो ब्लास्ट हुए हैं, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। कैसे इंडिया को ग्लोबल टर्बुलेंस से बचाया जाए, और इक्वलिटी के रिस्पेक्ट में डिसेंटिंग जजमेंट। ये जो पहला वाला एडिटोरियल है ना, इसमें बस क्वेश्चन ही पूछ रही है ऑथर। बेसिकली पहले और दूसरे, इन दोनों ही एडिटोरियल में कहीं ना कहीं बहुत कोई बड़ा कंक्रीट ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ये इक्वलिटी वाला जजमेंट ऑब्वियस ही बात है, रिजर्वेशन की जो रिसेंट डिबेट चल रही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, उससे रिलेटेड है। और दूसरे में क्वेश्चन फॉर्मेट में ही चीजें पूछी जा रही हैं। तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें राम सेतु वाले आर्टिकल में और टीचर रिक्रूटमेंट वाले आर्टिकल में है, तो इनको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक कर बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज, सी टेल्स ग्रेट टेल्स बट वी टेक वट एवर शी सेज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी कहानियां बताती है, लेकिन हम उसकी कहानियों को ज़्यादा सीरियसली नहीं सुनते, बस सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाला, मतलब बहुत उसको तवज्जो नहीं दी। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। चलिए, पहली न्यूज, GS पेपर 2 जुडिशरी, एजिटेटिंग लॉयर्स मीट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सॉलिसिटर टू स्टेयर सून। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब और 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस मिले गुजरात और तेलंगाना हाई कोर्ट के लॉयर्स से, जो कि इस समय पे स्ट्राइक पे हैं। क्यों स्ट्राइक पे हैं? क्योंकि 2 जज, एक तो जस्टिस निखिल करियाल और एक जस्टिस A अभिषेक रेड्डी, इनको यहां पे ट्रांसफर किया गया। एक्चुअली इनके ट्रांसफर को प्रपोज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा। ठीक है, तो चूंकि इन जजेस के ट्रांसफर को प्रपोज किया गया है, तो गुजरात और तेलंगाना हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं वो नाराज हो गए हैं, स्ट्राइक पे चले गए। अब अगर एडवोकेट स्ट्राइक पे चला जाएगा हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट कैसे काम करेगी? हाई कोर्ट के अंदर जज बैठ के जो पेटिशनर्स हैं और रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे थोड़ा मिलौट करेंगे। अरे वहां पे उनके बिहाफ पे जो एडवोकेट है वो केस को लड़ेंगे। तो इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल यहाँ पे जो स्ट्राइक हो गई है, इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। लॉयर्स को ये कॉल दे रहे हैं कि भैया अगर आप ही स्ट्राइक पे चले जाओगे, तो फिर जो भी जस्टिस को पाने के लिए कोर्ट में आ रहा है, उसके बिहाफ पे जस्टिस के लिए लड़ेगा कौन? समझे? जो गुजरात हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों फाइल किया? क्योंकि देखिए, गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया जस्टिस निखिल करियाल का। अब गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन इससे बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। वो कह रहा है दिस ट्रांसफर इज अ डेथ ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। यहां पे गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन बोल रहा है कि जस्टिस निखिल करियाल फाइनेस्ट, अपराइट, ऑनेस्ट और अनबायस्ड जज है, और अगर इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा फ्रॉम गुजरात हाईकोर्ट टू पटना हाईकोर्ट, तो दिस विल बी अ बिग ब्लो टू जस्टिस। हो सकता है यहाँ पे निखिल करियाल साहब ने रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कुछ किया हो, तो रूलिंग पार्टी ने जुगाड़ लगा के इनको ट्रांसफर कराया हो, इसलिए एजिटेशन हो रहा हो। देखिए, कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे, बट ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं एक जज साहब के ट्रांसफर से यहाँ पे गुजरात की जो हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन है वो नाराज है, तो उन्होंने स्ट्राइक कर दी। अब ये स्ट्राइक पहुंच गई तेलंगाना हाई कोर्ट में भी, और उसके साथ साथ मद्रास हाई कोर्ट में भी यहाँ पे स्ट्राइक हुई है। मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस T रजा को राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इस बात पे लेके वहां के जो एडवोकेट है वो नाराज है। समझ गए? हालांकि मैं बता दूं कि ये ट्रांसफर्स अभी प्रपोज्ड है, पब्लिश नहीं हुए। जो लेटेस्ट पब्लिश हुआ था ट्रांसफर, वो था 29 सितंबर की रिकमेंडेशन का। कॉलेजियम ने बोला था कि गुजरात हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस विपू मनु भाई पंचोली, इनको पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दो। तो दिस वाज द लास्ट
पब्लिश्ड रिपोर्ट ऑफ द कॉलेजियम। अभी ये जो जस्टिस निखिल करियाल और ए अभिषेक रेड्डी का जो ट्रांसफर, इसको कॉलेजियम ने ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया है, बट कॉलेजियम जब भी अपना काम करता है इंटरनल ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए पहले से बता के रखता है कि हाँ भाई हम इन ट्रांसफर्स को कंसीडर कर रहे हैं। और जैसे ही न्यूज़ लीक हुई, एडवोकेट भाई यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। ठीक है भाई, तो ये चीज़ है ओवरऑल। अभी सैटरडे को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग ले रहे थे, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स होते हैं। तो उनको एड्रेस करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि इनके टेन्योर के समय पे ये बस कोशिश करेंगे कि एक सेंस ऑफ हार्मोनी और बैलेंस यहाँ पे बना रहे। अगर लॉयर्स स्ट्राइक करेंगे तो कंज्यूमर्स ऑफ जस्टिस सफ़र करेंगे, मतलब वो लोग जो कि जस्टिस की गुहार में, इंसाफ की गुहार में कोर्ट के पास आते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा रिसेंट, क्योंकि उनके इंसाफ को लड़ने के लिए वहाँ पे कोई एडवोकेट होगा ही नहीं। इसीलिए लॉयर्स स्ट्राइक ना करें, ये कॉल यहाँ पे दे रहे हैं कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब। ठीक है, अब एक हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करने का तरीका क्या है? तो आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दे रखा है कि एक जज ऑफ द हाई कोर्ट को, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट को, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रोसीजर ये है कि किसी भी जज के, किसी भी हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफर के प्रपोजल को इनिशियली मूव करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इनिशियली मूव करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस प्रपोजल को मूव करेगा ऑन हिज ओन ओपिनियन। उसका ओपिनियन डिटर्मिनेटिव होगा, उस ओपिनियन पे बहस होगी। जिस हाई कोर्ट से जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, मान लो राजस्थान की हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में किसी जज को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ट्रांसफर से पहले राजस्थान के चीफ जस्टिस से बात होगी, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात होगी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी यहाँ पे डिस्कशन करेगा। इसके ओपिनियन से तो शुरुआत हो रही है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो 3 से 4 मोस्ट सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ भी सलाह मशवरा होगा और उसके बाद ही यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करने का। ठीक है, अब एक बार आप समझिए, प्रोसीजर से पहले मैंने आपको बताया कि कोलेजियम में काम कैसे हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओपिनियन दिया, ठीक है ना, उस ओपिनियन को 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ डिस्कस किया। जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर हो रहा है उसके चीफ जस्टिस से बातचीत, और जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो रहा है उसके चीफ जस्टिस से बातचीत। अब एक बार कॉलेजियम में नाम रिकमेंड कर दिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो प्रपोजल पहुंचेगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स के पास। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ रिकमेंडेशन सबमिट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर उसको अप्रूवल दे देते हैं तो रिकमेंडेशन जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको साइन करेंगे, साइन करने के बाद वो गेजेट में पब्लिश होगा और ऑफिशियली जज का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट न्यूज़, जीएस पेपर 3 डिजास्टर, शैलो क्वेक किल्स 162, इंजर्स हंड्रेड्स ऑन इंडोनेशियाज जावा आइलैंड। भैया इंडोनेशिया की जावा आइलैंड पे तगड़ा अर्थक्वेक आया है, 5.6 मैग्नीट्यूड का शैलो अर्थक्वेक था। शैलो अर्थक्वेक मतलब कि जमीन से बहुत नीचे उसका फोकल पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। ये मान लीजिए जमीन है, यहाँ पे अब जितना नीचे आपका कह लो जो प्लेट्स हैं स्लाइड हो रही हैं, अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है। अगर अर्थक्वेक मान लो ज़मीन से थोड़ा नीचे ही ओरिजिनेट हो रहा है तो जो शॉक वेव्स होंगी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होंगी, और जब तक वो सरफेस पे पहुंचेंगी बहुत पावरफुल होंगी और कहीं ना कहीं सरफेस पे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो जो 5.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है जावा आइलैंड 21 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया में, हंड्रेड्स की तादाद में लोगों की जान गई है, हज़ारों की तादाद में लोगों के घर टूट गए हैं। इस प्रकार के दुखद नज़ारे आपको जावा में देखने को नजर आ रहे हैं। इंडोनेशिया की जो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी है BNPB, उसने बोला है कि जो डेथ टॉल है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एट 62, बट ऑफिशियल डेथ टॉल से ज़्यादा डेथ टॉल है 162। हालांकि ऑफिशियली ये बताया गया है कि 2000 से ज़्यादा हाउसेस डैमेज हो गए हैं, 13,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएशन सेंटर में लेके जाया गया है, 700 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं, मतलब डेथ टॉल बढ़ चुका है। और कम से कम 162 लोगों के मरने की कंफर्म न्यूज़ अब तक निकल के आ रही है। अपने आप में ऐसे जो इंस्टेंसेस होते हैं, ऐसे जो न्यूज़ होती हैं, वो दिल को थोड़ा दुखी कर देती हैं। इससे पहले अगर आप देखो तो सुलावेसी आइलैंड में एक 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जनवरी 2021 इंडोनेशिया में, जब 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, हज़ारों की तादाद में लोग होमलेस हो गए थे। तो इंडोनेशिया एक ऐसे अर्थक्वेक प्रोन रीजन में पड़ता है जहां पे इस प्रकार के अर्थक्वेक्स अक्सर कराते रहते हैं, जान माल का नुकसान होता रहता है। इंडोनेशिया का जोन वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक है क्योंकि यहाँ पे 3 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आके जुड़ती हैं, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट।
जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इसकी टेंडेंसी है नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है ना भाई। और जो यूरेशियन प्लेट है वो आप कह लो कि थोड़ा सा वेस्ट में है, और जो पैसिफिक प्लेट है वो वेस्ट की तरफ भी मूव कर रही है, साउथ की तरफ भी मूव कर रही है। तो तीन प्लेट्स के मिलने के चलते शैलो अर्थक्वेक बहुत सारे यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, और शैलो अर्थक्वेक एक्चुअली में काफ़ी डेडली और लीथल भी हो जाते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे प्लेट्स नजर आ रही हैं, ये आपको दिख रही है यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना। नीचे की तरफ आपको यहां पे नजर आ रही है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इधर आपको नजर आ रही है पैसिफिक प्लेट। तो ये पर्टिकुलर ये वाला जो रीजन है ना यहाँ पे, जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे तीन प्लेट आपस में, इनफैक्ट चार प्लेट, फिलीपीन प्लेट भी है, आपस में टकराती नजर आ रही हैं। एक बड़ा ही तगड़ा आप कह लो यहाँ पे सबडक्शन जोन बनता है, अर्थक्वेक आने के बहुत से चांसेस हैं। ये पूरा का पूरा जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इंडोनेशिया नजर आ रहा है। तो इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है। वैसे भी एक आर्किपिला जो कंट्री है, सुनामीज अर्थक्वेक्स यहाँ पे बहुत कॉमन है। नेक्स्ट जीएस पेपर 3 डिफेंस, आर्मी इश्यूज आरएफपीज फॉर बैलिस्टिक शील्ड्स एंड बॉडी वॉर्न कैमरास। तो भैया इंडियन आर्मी ने इश्यू किए हैं 2 रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इन रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में ये बोला गया है कि इंडियन आर्मी प्रोक्योर करेगी 7,000 बॉडी वॉर्न कैमरा। अगर आपने अमेरिकन मूवीज देखी हो तो अक्सर अगर आपने अमेरिकन मूवीज में देखा होगा कि जो पुलिस के लोग होते हैं, जो आर्मी के लोग होते हैं, वो जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उसके ऊपर एक कैमरा लगा होता है, तो उस कैमरा में हर चीज की लाइव रिकॉर्डिंग हो रही होती है। इनफैक्ट काउंटर टेररिज्म या फिर कह लो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में अमेरिकन सोल्जर्स घुसते हैं तो वो जो बोल रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, वो सब उनके कमांड हेडक्वार्टर्स में वायरलेस के थ्रू दिखाई दे रहा होता है। तो इसी प्रकार के बॉडी वॉर्न 7,000 कैमरास इंडियन आर्मी भी प्रोक्योर कर रही है। उसके साथ साथ ये जो इंडियन आर्मी के 8 पर्सन ने यहाँ पे शील्ड पकड़ रखी है, इस प्रकार की 1,612 बैलिस्टिक शील्ड्स भी प्रोक्योर की जा रही है अंडर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट थ्रू फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट रूट। तो इस बैलिस्टिक शील्ड से क्या होगा कि मान लो किसी एक ऐसे इलाके में घुस के आर्मी सोल्जर्स ऑपरेशन कर रहे हैं जहां पे कभी भी किसी भी तरफ से अटैक हो सकता है, तो सामने से चाहे बंदूक चले, चाहे छोटा सा ग्रेनेड फेंका जाए, अगर वो शील्ड के ऊपर टकराएगा तो पीछे खड़े आर्मी पर्सन को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, कैजुअलिटीज यहाँ पे कम होंगी। ये जो बॉडी कैमरास खरीदे जा रहे हैं और ये जो बैलिस्टिक शील्ड खरीदी जा रही हैं, ये मिलिट्री पुलिस के लिए तो खरीदी जा रही है, राष्ट्रीय राइफल्स को भी प्रोवाइड की जाएंगी जो कि कश्मीर वैली में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। समझ गए। तो एंटी टेरर ऑपरेशंस के समय पे इन बैलिस्टिक शील्ड से हमारी जो आप कह लो कैजुअलिटीज, इनको काफी कम किया जा सकता है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट हुआ है, ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट इमरजेंसी रूट के अंदर हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 3 बार, उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी 2016 में, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी 2019 में, उसके बाद और चाइना के साथ लद्दाख में जो 2020 में स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद इमरजेंसी फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट की सुविधा प्रोवाइड की इंडियन आर्मी को। मतलब इंडियन आर्मी 300 करोड़ तक के वेपन्स को बिना सरकार की परमिशन लिए इमरजेंसी बेसिस पे खरीद सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे जो बैलिस्टिक शील्ड और बाकी जो वेपन्स खरीदे जाएंगे उसमें कम से कम इंडिजीनियस कंटेंट एक मिनिमम परसेंटेज तक का हो। जैसे बैलिस्टिक शील्ड्स में 50% तक का मिनिमम इंडिजीनियस कंटेंट हो। तो 300 करोड़ तक की इमरजेंसी बेसिस पे प्रोक्योरमेंट करने के लिए इंडियन आर्मी को प्रायर सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बॉडी वॉर्न कैमरा क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये रियल टाइम वीडियो को कैप्चर कर सकता है, नॉर्मल कर चेस्ट पे लगा होता है, ऑपरेशन साइट की सारी डिटेल्स बैक एंड हेडक्वार्टर में थ्रू वीडियो आप कह लो स्ट्रीमिंग पहुंच रही होती, ठीक है ना। इससे पहले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अंदर इंडियन आर्मी ने 163 हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन खरीदे हैं, 1000 सर्वेलेंस कॉप्टर खरीदते हैं, 80 मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल खरीदे हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है भाई। तो इस प्रकार के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इमरजेंसी फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट जो है वो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए खासा कर इंपॉर्टेंट है। इसके बजट को और बढ़ाया जाना चाहिए, स्पेसिफिकली लुकिंग एट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल चैलेंजेस दैट इंडिया इज फेसिंग राइट। फिर अगली न्यूज, सेंटर सेट स्टैंडर्ड फॉर ई कॉमर्स रिव्यूज, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो भैया देखो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो और किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आप उसका रिव्यू पढ़ते हो, उस रिव्यू के आधार पर आप प्रोडक्ट खरीदते हो। अक्सर अगर आपने देखा होगा कोई ईयरफोन आपने खरीदा हो या फिर कह लीजिए कोई किताब आपने खरीदी हो, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल खरीदा हो, तो उसके आप रिव्यूज पढ़ते हो। अब जिसके सबसे बेहतरीन आपको रिव्यूज नजर आते हैं, आप उनको उस प्रोडक्ट को खरीदते हो। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि कभी कभी वो रिव्यूज मैनिपुलेटेड होते हैं और हम यहाँ पे बैठे बैठे पता नहीं कर सकते हैं कि रिव्यूज मैनिपुलेटेड है या नहीं है। तो केंद्र की सरकार एक स्टैंडर्ड पब्लिश कर रही है जिसके थ्रू ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जो भी रिव्यूज पब्लिश हो रहे हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाएगा, ठीक है भाई। तो
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के एक स्टैंडर्ड को यहाँ पे प्रिपेयर किया है। उस स्टैंडर्ड के आप कह लो रिकमेंडेशंस या फिर कह लो प्रोविजंस के हिसाब से यहाँ रिव्यूज की ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाएगा। ये जो फ्रेमवर्क मतलब आप कह लो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया। तो ये जो IS स्टैंडर्ड है 19,000 2022 ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यूज प्रिंसिपल्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर कलेक्शन मॉडरेशन एंड पब्लिकेशन, इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को अब यहाँ पे एक बेंचमार्क एक फ्रेमवर्क माना जाएगा और इस पर्टिकुलर इंडियन स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जो अलग अलग ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपने रिव्यूज को पब्लिश करेंगे। और अगर आपने इस स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस को वायलेट किया तो उस कंटेक्स्ट में वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स के लिए इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फाइन भी मारा जा सकता है केंद्र की सरकार के द्वारा। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं दे विल बी एप्लीकेबल टू एवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच पब्लिशेस कंज्यूमर रिव्यूज। ठीक है ना भाई। और अगर किसी कंज्यूमर को लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर गाइडलाइन या स्टैंडर्ड वायलेट कर रहा है कोई ई-कॉमर्स फर्म्स, तो उस केस में वो कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, कंज्यूमर कमीशन या फिर CCPA पे अपने ग्रीवेंसेस को सबमिट कर सकता है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है भाई। अब यहाँ पे होना क्या होगा, देखिए जो रिव्यू ऑथर है, दो चीजें हैं। जो रिव्यू पब्लिश कर रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे जैसा कोई इंडिविजुअल है जिसने उस प्रोडक्ट को खरीदा। मान लो मुझे रेडमी का कोई फोन खरीदना है और मैं अमेजन पे रेडमी फोन देख रहा हूँ, तो जब मैं रिव्यू देखूंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी वहां पे लिख रहा है उसने भी रेडमी का फोन खरीदा होगा और उसे इस्तेमाल किया होगा। तो उस कंटेक्स्ट में जो रिव्यू ऑथर है उसको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। और जो रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर है, वो जो ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जो उस पर्टिकुलर रिव्यू को पब्लिश कर रहा है, उसको इस बात को इंश्योर करना है कि इस पर्टिकुलर रिव्यू ऑथर की पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफगार्डेड रहे। ठीक है ना। और रियल टाइम में वो पर्टिकुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना स्टाफ बिठा के रखेगा कि हाँ भाई रिव्यूज को कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे किया जाएगा? तो मान लो मैं एक ऑथर हूँ और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाके अपना रिव्यू डाल रहा हूँ, तो अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करूंगा, अपना टेलीफोन नंबर प्रोवाइड करूंगा, SMS के थ्रू या टेलीफोन कॉल के थ्रू ऑथेंटिकेशन होगा ये चेक करने के लिए कि हाँ भाई मैं एक जेन्युइन रिव्यूअर हूँ कि नहीं हूँ। कभी कभी मेरी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए मेरी मेल आईडी पे या मेरे फ़ोन पे एक कंफर्मेशन लिंक भी आ सकता है, जिसको मैं यहाँ पे क्लिक करके बताऊंगा कि हाँ भाई मैं एक जेन्युइन यूज़र हूँ। कैप्चा सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर कर आपने देखा होगा कि यूज़र ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए कैप्चा इस्तेमाल किया जाता है। कैप्चा क्या होता है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन भरते वक्त, ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त, ऑनलाइन कहीं पे आप कह लो किसी भी पर्टिकुलर पोर्टल पे जाके अपनी ग्रीवेंस को रजिस्टर करते वक्त ये चेक करने के लिए कि आप एक ऑथेंटिक यूजर हो कि नहीं हो। एक कह लो डायनेमिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स आता है जिसको आपको सिस्टम में एंटर करना पड़ता है ये बताने के लिए कि हाँ भाई आप एक जेन्युइन यूजर हो। तो रिव्यू ऑथर की जेन्युइननेस चेक करने के लिए ये सारे सिस्टम्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। और इसको मॉनिटर करने के लिए जो रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर है, वो जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो वहाँ पे वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई लोग बैठ के चेक कर रहे हो कि जो भी आके रिव्यू डाल रहा है वो एक्चुअली में एक जेन्युइन इंडिविजुअल है या एक फेक या डिसेप्टिव रिव्यू डालने वाला इंडिविजुअल है। ठीक है भाई। इसके लिए मैं बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक कमेटी भी बनाई थी 10 जून 2022 को। इस कमेटी ने डेवलप किया था एक फ्रेमवर्क फॉर चेकिंग फेक एंड डिसेप्टिव रिव्यूज इन ई-कॉमर्स। ठीक है भाई। इस पर्टिकुलर कमेटी में अलग अलग स्टेक होल्डर्स थे, ई-कॉमर्स कंपनीज थी, इंडस्ट्री एसोसिएशंस थे, कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन थे, वगैरह वगैरह। ठीक है भाई। आ जाते हैं अगली न्यूज पे। GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रोल्स आउट कंट्रीज फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन। देखिए क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अनाउंस किया नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। इस नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी का काम क्या है कि टाइम बाउंड एक्शन प्लान्स लेके आएंगे और मल्टी सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशंस लेके आएंगे जिससे 2030 तक सुसाइड मॉर्टेलिटी को 10% कम किया जा सके। तो इस स्ट्रेटजी में इफेक्टिव सर्वेलेंस मैकेनिज्म बनाए जाएंगे सुसाइड के लिए अगले 3 सालों में। साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स को पब्लिश किया जाएगा जो कि सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे थ्रू डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 5 सालों में। एक मेंटल वेलबींग का करिकुलम लॉन्च किया जाएगा सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगले 8 सालों में। मीडिया जब भी रिपोर्टिंग करेगा सुसाइड की, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिपोर्टिंग होगी। यहाँ पे मिर्च मसाला लगा के ओवरऑल व्यूज़ को खींचने वाली रिपोर्टिंग को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और एक्सेस टू मीन्स ऑफ सुसाइड को भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। सबसे खास बात यहाँ पे यह है कि आपको कम्युनिटी रेजिलियंस डेवलप करना है। सोसाइटल सपोर्ट
डेवलप करना है। जो लोग भी सुसाइड कंडक्ट करते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे आसपास हैं, तो हमें एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बन के इस बात पे ध्यान रखना है कि कहीं हमारे आसपास एक ऐसा कोई इंडिविजुअल तो नहीं है जो इस प्रकार की एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा हो। तो उसके साथ बातचीत करके हम उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, उसकी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये सब कुछ इज इन लाइन विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशियन रीजन स्ट्रैटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। और कहीं ना कहीं भले ही WHO की साउथ ईस्ट एशियन रीजन की स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा सुसाइड प्रिवेंशन आ रहा है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के कल्चरल और सोशल मिलर के साथ ही बैठ रहा है, क्योंकि हम लोग ओवरऑल सोसाइटी में मिलजुल के रहते हैं। देखिए, आप वेस्टर्न सोसाइटीज में चले जाइए, कोई किसी से मतलब नहीं रहता है। इंडिया में भी बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में अगर आपको रहोगे तो आपको लगेगा कि यार अगल बगल कोई भी हमें जानता नहीं, हम किसी को जानता नहीं, सब अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप थोड़े से सबर्बन इलाके में चले जाओगे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, तो कहीं ना कहीं पड़ोसी दूसरों के साथ घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार ना हो बट सामने से तो रिश्ते अच्छे हैं ना। तो उस कंटेक्स्ट में कभी कभी लड़ाइयाँ भी होती हैं। उस कंटेक्स्ट में हमारे सोसाइटी में एक ऐसा फैब्रिक है जहाँ पे हम आसपास रहने वाले लोगों को जानते हो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बगल हमें अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल नज़र आ रहा है जो कि किसी प्रकार की सोसाइटल टेंडेंसीज दिखा रहा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया साहब ने बोला है कि सुसाइड को प्रिवेंट करना एक पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी है। सुसाइड सोसाइटी के सारे सेक्शंस को इम्पैक्ट करता है, इसलिए कंसर्टेड और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स चाहिए इंडिविजुअल से कम्युनिटी लेवल पे, ताकि सुसाइड को टैकल किया जा सके। हर साल 1 लाख से ज़्यादा जाने जाती हैं सुसाइड की वजह से। 15 से 29 साल के एज ग्रुप में सुसाइड सबसे बड़ा किलर है। पिछले 3 सालों में सुसाइड रेट बढ़ा है फ्रॉम 10.2 पर 1 लाख पॉपुलेशन टू 11.3 पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो इस पर्टिकुलर आप कह लो सुसाइड प्रिवेंशन की बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है हमारी सोसाइटी में। सरकार भी इसके ऊपर ध्यान दे रही है। ओवरऑल क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये मैंने आपको बताया है। ये जो सरकार ने स्ट्रेटजी बनाई है, स्ट्रेटजी को बनाने में साइकियाट्रिस्ट लक्ष्मी विजय कुमार का एक मेजर रोल है। लक्ष्मी विजय कुमार फाउंडर है स्नेहा फाउंडेशन की। अब इनका ये बोलना है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए, मतलब साइकियाट्रिस्ट लक्ष्मी विजय कुमार जी का ये बोलना है कि नो डाउट अब सरकार सुसाइड को एज अ प्रायोरिटी लेके चल रही है। कहीं ना कहीं सुसाइड को एक प्रॉब्लम की तरह आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है। और जब हम किसी एक प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर लेते हैं तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक वेल कंसीव्ड प्लान बनाते हैं जिसमें मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशंस हो और एक प्रॉपर ड्राफ्टेड स्ट्रेटजी के तहत अलग अलग सेक्टर्स के साथ इंगेज करके हम सुसाइड प्रिवेंशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब बातें और बताई जा रही हैं। अभी के लिए सुसाइड की वजह बताई जाए तो फैमिली प्रॉब्लम 34% रिस्पॉन्सिबल है, इलनेस 18% रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं सुसाइड, मतलब सुसाइड के अंदर। तो कहीं ना कहीं इन रीजंस को भी हमें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। ये फैमिली वाली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कम्युनिटी रेजिलियंस और सोसाइटल इंक्लूसिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशंस। कतर साइंस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील विद चाइना। कतर एनर्जी ने 27 साल लंबी नेचुरल गैस सप्लाई डील साइन की है चाइना के साथ। अब तक की आप कह लो सबसे लंबी चलने वाली ये गैस डील। ओके ना। एक ऐसा समय जिस समय पे कतर के साथ यूरोप डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है, उस समय पे एशिया की एक कंट्री चाइना बड़े स्केल पे एक गैस डील साइन कर रही है कतर के साथ। इस पर्टिकुलर डील के अंदर कतर हर साल 4 मिलियन टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोवाइड करेगा चाइना को। ठीक है ना। कतर के अंदर ये जो न्यू नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट है, मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा, इससे गैस जाएगी चाइना की पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन साइनोपेक के पास। 27 साल तक गैस जाएगी, हर साल कम से कम 4 मिलियन टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस जाएगी। एशिया में चाइना, जापान और साउथ कोरिया ये बड़े स्केल पे कतर की गैस को खरीदते हैं। चाइना तो कुछ ज़्यादा ही बड़े स्केल पे खरीदता है, वो हमें दिख रहा है। अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप के अंदर कतर की गैस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज एक्चुअली में इतनी लंबी गैस प्रोक्योरमेंट डील साइन नहीं करना चाहते। जर्मनी और जो बाकी कंट्रीज है, फ्रांस जैसी, वो ये नहीं चाहती कि 10 साल लंबी, 20 साल लंबी, 25 साल लंबी डील हम साइन करें गैस प्रोक्योरमेंट की। वो छोटे टर्म्स की डील चाहते हैं। और कहीं कतर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म डील्स ढूंढ रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डील्स में सामने वाला जो पार्टनर है वो आपके साथ कहीं ना कहीं कमिटेड रहता है। यूरोपियन कंट्रीज क्या है कि हाँ भाई, जब तक जरूरत है तब तक गैस खरीदी, जब नहीं जरूरत है साइड कर दिया। कतर चाहता है एक रिलायबल पार्टनर जो लंबे समय तक उसकी गैस को खरीदता रहे, जो कि कतर को मिला चाइना के फॉर्म में। ठीक है।
ऐसा बताया जा रहा है कि कतर अपनी लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोडक्शन को बढ़ाएगा 2027 तक। ओके, 126 मिलियन टन्स पर ईयर लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोड्यूस करेगा कतर, अपनी प्रेजेंट कैपेसिटी से 60% इनहेंस करके। ये जो नॉर्थ फील्ड ईस्ट है, ये आप कह लो अपने आप में बहुत बड़ा, आप कह लो पोटेंशियल लिक्विफाइड नेचुरल गैस का रिजर्व है कतर के अंदर। चाइनीज कंपनीज और चाइना की सरकार बहुत हद तक इस नॉर्थ फील्ड ईस्ट में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये नजर आ रहा है आपको यहाँ पे कतर, नीचे देखिए, ये दिस इज कतर। कतर के बगल में ये जो पूरा का पूरा इलाका है ना, ये नॉर्थ फील्ड ईस्ट है। इस पर्टिकुलर इलाके का साइज ऑलमोस्ट कतर मेनलैंड जितना बड़ा है। इसके बगल में साउथ पार्स का इलाका है, साउथ पार्स का इलाका ईरान के पास है। साउथ पार्स इलाके में ठीक ठाक अमाउंट में गैस अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ये नॉर्थ गैस फील्ड की बात करो तो कतर में अगर बात की जाए तो वैसे देखा जाए ओवरऑल अगर आप देखो तो जो रिजर्व्स है नेचुरल गैस के कतर में वो हैं अप्रॉक्सीमेटली 896 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, जो कि 25.4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स बन जाता है। मतलब अगर इस रिजर्व के हिसाब से देखो तो दुनिया की 14% नेचुरल गैस कतर के पास है। सोचो कतर कितनी छोटी कंट्री दोस्तों, हार्डली बड़ा है कतर, केवल इतनी बड़ी कंट्री के पास 14% रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के। अपनी 60% जीडीपी कतर पूरी करता है नेचुरल गैस और ऑयल को बेच के। ज़्यादातर जो कतर की नेचुरल गैस है वो इनके मैसिव ऑफशोर नॉर्थ फील्ड, ऑफशोर मतलब समुंदर में, नॉर्थ फील्ड में है। और ये जो मैसिव ऑफशोर नॉर्थ फील्ड है ये ऑलमोस्ट कतर जितना ही बड़ा है। इसके जस्ट बगल में ईरान का साउथ पार्स है। ईरान के साउथ पार्स में लगभग 450 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। और कतर के इस नॉर्थ फील्ड की तो हमने बात यहाँ पे करी ली। अपने आप में कतर इस लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में एक मेजर इन्वेस्टमेंट करता है। रीजन बीइंग कतर को पता है कि जितनी ज़्यादा गैस ये प्रोक्योर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, उतना ही ये पैसा कमाएंगे। इनफैक्ट कतर के अंदर कोई कोल प्लांट नहीं है। कतर अपनी एनर्जी सप्लाई 99.2% नेचुरल गैस के दम पे पूरी करता है, 0.8% ऑयल के दम पे पूरी करता है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स खत्म होता है, आ जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जैना कोठारी जी ने सिर्फ एक पर्टिकुलर मुद्दा उठाया है। अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो जजमेंट आया है उसमें 5 जज की बेंच बैठी थी। 3 जजेस ने बोला कि ईडब्ल्यूएस का कोटा सही है, 2 जजेस ने बोला कि ईडब्ल्यूएस का कोटा सही नहीं है। जो डिसेंटिंग जो ओपिनियन देने वाले जजेस थे उसमें एक थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब और एक थे जस्टिस रविंद्र भट्ट साहब। तो ये जो 2 जस्टिसेस ने यहाँ पे व्यू पॉइंट दिया है ये एक्चुअली में इक्वालिटी की बात करता है, प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में अपहेल्ड करता है, ऐसा जैना कोठारी जी बोल रहे हैं। ये एक सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। देखिए रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे अपने आप में आपको हर पार्टी के ओपिनियन मिल जाएंगे और वो ओपिनियंस लीगली बैक्ड प्रिंसिपल्स के थ्रू असर्टेड होंगे। आज की डेट में ईडब्ल्यूएस कोटा सही है या गलत है, इस बात को लेके अलग अलग लोग ओपिनियन देते आपको नजर आएंगे और सब लोग अपने ओपिनियन को लीगली बैक्ड प्रिंसिपल्स पे दे रहे हैं और सबके लीगली बैक्ड प्रिंसिपल्स कुछ कुछ हद तक सही हैं। तो यहाँ पे जैना कोठारी जी यही बोल रही हैं कि जो 2 डिसेंटिंग जजमेंट देने वाले जजेस थे वो एक्चुअली में इक्वलिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस बेसिस पे सही बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन, 15-4, 16-4, ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर से यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। कुछ अलग लगानी रिजर्वेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत बात आपसे कर चुका हूँ, वही बात बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी देखिए। नेक्स्ट, फायर प्रूफिंग इंडिया फ्रॉम ग्लोबल टर्बुलेंस। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में अर्जुन सुब्रमण्यम साहब कोई प्रॉपर व्यू पॉइंट, कोई प्रॉपर कंक्लूजन, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं। बस ये बता रहे हैं कि इंडिया के लोगों को अपना रेजिलियंस बढ़ाने की जरूरत है। दुनिया में ग्लोबल जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी लैंडस्केप बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। हमारे पास लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस है, लैक ऑफ कैपेसिटी है, लैक ऑफ नेशनल विल है, अलग अलग स्टेट क्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स में कोहेजन नहीं है, जिसके चलते जब ये चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं। हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, हमें अपनी सोसाइटल फॉल्ट लाइंस को कंस्ट्रक्ट करना है, इकोनॉमिक फिजर्स को प्लग करना है, नेशनल सिक्योरिटी सेटबैक से रिकवर होना है, इंडियन लोगों की रेजिलियंस को बढ़ाना है, फायर को ज़्यादा नहीं फैलने देना है। अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन
$10 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे पहुंचना है, तो जो दुनिया भर में क्राइसिस इमर्ज हो रही हैं उनसे पहले ही लड़ने के लिए हमें अपने आप को तैयार होना है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के सारे हमारे जो इकोनॉमी है वो वल्नरेबल ना हो जाए। एक्सट्रीमिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनसे हमें यहाँ पे लड़ाई करनी है। तो इंडिया को लगातार 2 चैलेंजेस को टेकअप करना है। एक चैलेंज तो ये है कि हमें 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना है। दूसरा ये चैलेंज ये है कि अभी की जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस और जो ग्रोइंग चाइनीज पावर है, इसको इमीडिएट टर्म में भी टैकल करना है। तो लॉन्ग टर्म में तो हमें 2047 तक डेवलप्ड होना भी है। अभी भी दुनिया भर के जो ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने आके खड़े हो रहे हैं, हमें उन्हें भी टैकल करना है, हमें उनसे भी लड़ना है। और दोनों ही चीज़ों के साथ साइमल्टेनियसली लड़ने के लिए हमें अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को पूरा करना है। वो वल्नरेबिलिटी क्या है? तो हमारी इकोनॉमी में जो गैप्स हैं, हमारे सोशल कल्चरल मिलियो में जो गैप्स हैं, हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे जो लड़ाई होती है, कास्ट के नाम पे जो लड़ाई होती है, हाइपर नेशनलिज्म का जो मुद्दा उठा हुआ है, सोसाइटल फिजर्स हैं, इकोनॉमिक फिजर्स हैं, इनको हमें ख़त्म करना है। यूनिवर्सल एजुकेशन, हेल्थ केयर देनी है, जॉब क्रिएट करनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपने आप को आगे बढ़ाना है। बस यही सारी बातें बोल रखी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, बहुत ज़्यादा कोई आप कह लो सॉलिड व्यू पॉइंट यहाँ पे नहीं है, दैट्स वाई जल्दी निपटाया इस आर्टिकल को। अब एक जियो हेरिटेज वैल्यू ऑफ राम सेतु, 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को 4 हफ्ते दिए हैं कि एक रिस्पॉन्स फाइल करो। अभी राज्यसभा के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने राम सेतु को नेशनल हेरिटेज स्टेटस देने की बात की, ठीक है ना, राम सेतु ब्रिज। अब अगर आप देखो यहाँ पे दोस्तों, ये रहा इंडिया, ये रहा श्रीलंका, बीच से यहाँ पे कोरल रीफ सी निकल के जा रही जो इंडिया श्रीलंका को जोड़ रही है, इसको आप बोल सकते हो राम सेतु। अब कहीं ना कहीं इस राम सेतु को काटते हुए कैनाल बनाने की बात की जा रही है, जिसको आप बोलते हो सेतु समुद्रम कैनाल। ये वो कैनाल का रूट है, ये जो व्हाइट रंग में जो आपको पैचेस दिख रहे हैं ना जाते हुए, दिस इज द रूट ऑफ द सेतु समुद्रम कोलाड। इसको आप बोलते हो सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट। इस पर्टिकुलर कैनाल प्रोजेक्ट जब अंग्रेज राज में थे तब इसको एनविसेज किया गया था। गल्फ ऑफ मन्नार को पाक स्ट्रेट के साथ जोड़ने के लिए कैनाल थी। 2005 में इसको इनॉग्रेट किया गया, ठीक है ना। अब सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट है, ये क्या कर सकता है। देखिए, जैसा आपको पता है दोस्तों, यूएस अगर आप देखो तो लॉन्गिट्यूडनली बहुत बड़ा है। एक चीज होती है, जैसे ये यूएस है, मान लो दिस इज यूएस, तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड, मतलब ये बीच में से अगर मान लो इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, यहां से इस तरीके से लैटिट्यूड बढ़ते आ रहे हैं, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड बढ़ते आ रहे हैं। तो मान लो यूएस के ईस्ट कोस्ट से कोई चीज़ हमको वेस्ट कोस्ट पे लेके आनी है, तो यूएस अपने जहाज को लैंड के थ्रू भेजने के बजाय जहाज़ों में सामान लोड करेगा और वेस्ट कोस्ट पहुंचा देगा। उसी प्रकार से इंडिया में मान लो चेन्नई से कोई सामान लोड होकर मुंबई आना है, तो ज़मीन के रास्ते भेजने से अच्छा है पोर्ट पे लोड करो, वो आपका सेतु समुद्रम कैनाल से होता हुआ मुंबई पहुंच जाएगा। तो इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है, उसको जोड़ने के लिए ये सेतु समुद्रम कैनाल बहुत काम आ सकती है। क्योंकि अभी क्या होता है कि अभी श्रीलंका को पूरा ट्रेवर्स करते हुए जाना पड़ता है जहाज़ों को, समझ गए बात को। तो उस कंटेक्स्ट में ये सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट काफ़ी पोटेंशियली इंपॉर्टेंट बताया गया है। लेकिन अगर ये सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट बनेगा तो ये जो आप कह लो राम सेतु है ना, राम सेतु बेसिकली कोरल रीफ्स हैं। ये जो कोरल रीफ्स हैं, क्या है कि इस पर्टिकुलर इलाके में समुंदर की गहराई ज़्यादा नहीं है, तो कुछ कुछ जगहों पे तो जब आप पैर अपना अंदर ज़मीन में डालोगे तो आप डूबोगे नहीं, क्योंकि नीचे ज़मीन आ जाएगी। ओके, तो अब CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह बोला है कि कोई इन्वायरमेंटल रिस्क नहीं है अगर हम बनाते हैं सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कंप्यूटर मॉडल्स ये सजेस्ट करते हैं कि पाक बे के इलाके में जो हायर एनर्जी की वेव्स हैं वो बढ़ सकती हैं अगर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बनाया जाता है। चूंकि राम सेतु के इलाकों में जो कोरल रीफ्स हैं वो काफ़ी ऊपर हैं, तो वहाँ पे गहराई, अब आप कैनाल प्रोजेक्ट बना रहे हो, वहाँ से बड़े बड़े शिप निकलेंगे तो पानी में गहराई होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी पानी शैलो है, ज़मीन जल्दी ऊपर आ गई, उस ज़मीन को ड्रेज करना पड़ेगा। अभी ज़मीन को ड्रेज करोगे तो एक तो वहाँ पे जो फिशरी इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरा ये जो कोरल रीफ्स का इकोसिस्टम है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए जो राम सेतु का इलाका है जहाँ पे शैलो कोरल रीफ्स हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पानी गहरा नहीं है, हिस्टोरिकली माइथोलॉजिकली आपने ये देखा है कि
ऐसा बताया जाता है कि राम जी ओवरऑल इस ब्रिज पर से चल के श्रीलंका गए थे रावण के पास, और रावण को हरा के सीता मैया को छुड़ा के लेके आए थे। तो इसकी एक रिलीजियस वैल्यू भी है यहाँ पे। तो अब अगर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये पूरी की पूरी कोरल रीफ आपको उड़ानी पड़ेगी, और कोरल रीफ उड़ानी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं रिलीजियस एलिमेंट भी आएगा। प्लस ये जो पूरा का पूरा इलाका है जहाँ पे सेतु समुद्रम कैनाल बनाई जा रही है, दिस इज वेरी मच प्रोन टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। 1964 में यहाँ पे एक साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आया था, पूरा का पूरा धनुषकोडी आइलैंड बर्बाद हो गया था। तो इस कंटेक्स्ट में ऐसे इलाके में अगर इस प्रकार का एक सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट बनाया जाता है जो कि लोकल लेवल पे इकोलॉजी को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, एयर वाटर का पॉल्यूशन कर सकता है। अगर बहुत सारे शिप्स यहाँ से निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एयर वाटर का पॉल्यूशन होगा, और कोई टेढ़ा मेढ़ा शिप से अगर मान लो ऑयल लीक हो जाता है या शिप यहाँ पे फंस जाता है तो अलग ही लेवल पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए बहुत सारे इन्वायरमेंटल ग्रुप सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल एलिमेंट। ठीक है भाई, तो ये सब ओवरऑल यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं। अब आप बताइए, हाँ एक और चीज़, इस पर्टिकुलर जगह पे गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास के इलाके में 36,000 स्पेशीज पाई जाती हैं फ्लोरा और फौना की। बहुत सारे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, सैंडी शोर्स पाए जाते हैं। अगर सेतु समुद्रम कैनाल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो बहुत सी ओशन फ्लोर की ड्रेजिंग होगी, और ये ड्रेजिंग बड़े स्केल पे किस हद तक लोकल इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, मैनग्रोव्स को नुकसान पहुंचाएगी इसको हम अभी के लिए एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं फिश, लॉबस्टर, श्रिम्प, क्रैब के, वो पूरे के पूरे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल डाइवर्सिटी है इस रीजन की इफेक्ट होगी, जो रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू है वो इफेक्ट होगी। इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स इस प्रकार के प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं। आपका क्या व्यू पॉइंट है नीचे दीजिए। अब तेलंगाना में काफी बड़ा बवाल चल रहा है दोस्तों। तेलंगाना असेंबली ने पास किया तेलंगाना यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल। इसमें पहले क्या था, पहले जो तेलंगाना की स्टेट यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी वो अपना खुद का रिक्रूटमेंट टेस्ट कराया करती थी। अब उस रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो वाइस चांसलर था उसकी बड़ी चलती थी, तो बहुत सारा करप्शन वगैरह हुआ करता था। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो बहुत सारे जो टीचर्स थे, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स थे, वो पहुंच गए सरकार के पास और उन्होंने बोला कि भाई यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट में काफी बवाल हो रहा है। तो ओवरऑल तेलंगाना की सरकार ने एक कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बना दिया यहाँ पे। अब अगर आपको तेलंगाना की स्टेट यूनिवर्सिटीज में टीचर बनना है तो कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम पास करना पड़ेगा, और उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके इंटरव्यू देने पड़ेंगे। तो इससे रिलेटेड जब बिल तेलंगाना यूनिवर्सिटीज कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल पास किया सरकार ने तेलंगाना की, और गवर्नर के पास भेजा, तो गवर्नर के ऑफिस के पास ये पेंडिंग है। अब जब गवर्नर से पूछा कि आपके पास क्यों पेंडिंग है, तो गवर्नर के ऑफिस ने बोला कि भाई हमने तो तेलंगाना की सरकार से कुछ सवाल पूछे, हमें सवालों के जवाब नहीं मिले। तेलंगाना की सरकार ने पहले तो ये बताया नहीं कि गवर्नर ऑफिस से कोई क्वेश्चन आया है क्या। बाद में तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई गवर्नर से लेटर मिला है। जो तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्ट्री थे, एजुकेशन सेक्रेटरी थे, कॉलेजिएट एजुकेशनल कमिश्नर थे, तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन थे, वो जाके गवर्नर से मिले, बातचीत हुई, मीटिंग को कॉर्डियल बताया गया। मोस्ट प्रॉब्ली आगे आने वाले समय में बिल पास हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तेलंगाना के लोग भी चाहते हैं ये बिल पास हो। कुछ दिन पहले जो तेलंगाना के स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट यूनियन थे, और ये स्टूडेंट यूनियन तेलंगाना की रूलिंग पार्टी टीआरएस के साथ एफिलिएटेड है, इन्होंने गवर्नर के घर को घेर लिया और बोला कि ये बिल पास होने दो। तेलंगाना के गवर्नर का बोलना है कि ये करने के लिए इस स्टूडेंट ग्रुप को भड़का रही है टीआरएस की सरकार। मैं आपको बता दूं, तेलंगाना के अंदर जो टीआरएस की सरकार है उसकी बीजेपी के साथ नहीं बनती, तो यहाँ पे पॉलिटिकल एलिमेंट भी इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी टीआरएस को अपना काम नहीं करने दे रहा है। अब वो पॉलिटिकल एलिमेंट कितना सही है कितना गलत है उसमें ना जाते हुए हम इस बिल के मेरिट्स को देखें तो कहीं ना कहीं ये बिल बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो भी घपला करते थे उस घपले को यहाँ पे बहुत हद तक रोका जा सकता है। करप्शन, फेवरेटिज्म, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा अगर एक कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बनता है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा अलोंग द लाइंस ऑफ टेस्ट सेट बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, वो मेरिट लिस्ट फिर यूनिवर्सिटीज में जाएगी। एक प्रॉपर स्क्रीनिंग के तौर पर आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो कि हाँ भाई मैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के इंटरव्यू पैनल में बैठना चाहता हूँ। आपके मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के हाथ में जो पहले कमांड हुआ करती थी वो कमांड अब यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, इनफैक्ट मैं बता दूं कि इस प्रकार के रिक्रूटमेंट के लिए पहले एक कमेटी भी बनाई गई है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कमेटी ने रिकमेंडेशन ये दी कि जो मेरिट टेस्ट है उसमें 65% वेटेज दो और बचा 35% वेटेज दो उस पर्टिकुलर टीचर के रिसर्च पब्लिकेशंस को, और उस 35% में 10% इंटरव्यू का होना चाहिए काम।
इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा वेटेज देना सही नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू को अगर आप बहुत ज़्यादा वेटेज दोगे तो किसी एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के हाथ में बहुत ज़्यादा कमांड आ जाएगी किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की या रिजेक्ट करने की। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। कल की डेट में ये ना होने लगे कि टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ और यूजीसी की गाइडलाइंस वायलेट हुई तो फिर हाई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, जैसे कि अगर आप देखो तो तेलंगाना में जो पूरा का पूरा इवेंट जारी है।